मित्रों नमस्कार। जब मैं अपने खतौली नगर और अपने ज़िले मुजफ्फरनगर शहर के बारे में विचार करता हूँ, इनमें अंदर झांकता हूँ, इनके इतिहास में झांकता हूँ, तो यहाँ अनेक महान विभूतियों का वास रहा है। आज भी बहुत सारी महान हस्तियाँ व्यक्ति इन शहरों में दोनों में रह रहे हैं, जिनका देश की आज़ादी से और देश की राजनीति से बहुत भारी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है और देश निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। आज मैं मुजफ्फरनगर सिटी के अंदर दैनिक देहात बहुत प्राचीन अखबार है, बहुत पुराना अखबार है, उस ऑफिस में अपने छोटे भाई संदीप रोधिया जी के साथ मैं सुधीर आर्य बैठा हुआ। मैं जिनके सानिध्य में बैठा हुआ हूँ वे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं दैनिक देहात के संपादक श्री आदरणीय श्री गोविंद वर्मा जी के पास बैठा हुआ हूँ, जिनका इस देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान है। जिस दैनिक देहात के अखबार के बाबूजी संपादक है, उस अखबार की स्थापना सन 1936 में इनके पिता श्री राजरूप वर्मा जी ने की थी। जिस अखबार का देश की आज़ादी में अतुलनीय योगदान रहा है, मैं आज उस अखबार के ऑफिस में उस अखबार के संपादक श्री गोविंद वर्मा जी से आपका परिचय कराने जा रहा हूं और उनसे जानूंगा कि किस प्रकार उन्होंने अखबार की शुरुआत की, अखबार की विधा से जुड़े और किन कठिनाइयों का, किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। उनके पास संस्मरणों का और ज्ञान का अतुल्य भंडार है, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि उनके पास बैठूं और उनसे उनके कुछ संस्मरणों के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में उनसे वार्तालाप करूं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी, जैसे आपने सन 1936 में अखबार ये स्थापित हुआ, इस पर कुछ विस्तार से प्रकाश डालो जिससे लोग जान सके कि इस अखबार का इस जिले की राजनीति में, इस जिले के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान रहा है। ऐसा है, ये इस अखबार की स्थापना 1936 में हुई थी। इस प्रयोजन से हुई कि तत्कालीन अखबार अधिकतर अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, तो कुछ देशभक्त लोगों ने ये तय किया कि ऐसा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाए जो गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर राष्ट्र भावना को जागृत करे और किसान मजदूरों की समस्याओं को पेश करे। इस दृष्टि से उर्दू साप्ताहिक देहात की स्थापना की गई थी, जिसके संपादक और प्रकाशक पिताश्री राजरूप सिंह वर्मा थे। कालांतर में जब उर्दू भाषा का क्षय होने लगा तो 1950 से 1955 तक देहात हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 1956 से ये केवल हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। उस समय मैं छात्र था, किंतु अखबार दूसरे प्रेसों में प्रकाशित होता था, जिससे प्रकाशन में बहुत बाधाएं होती थी। हमारे पिताश्री ने अखबार के लिए अपना प्रेस लगाने का निश्चय किया। इस वजह से मुझे पढ़ाई के साथ साथ प्रेस में भी कार्य करना पड़ा और मैंने पिताश्री के चरणों में रहकर प्रेस का और अखबार का सभी कार्य जैसे कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग, रिपोर्टिंग आदि ये सब सीखा। धीरे धीरे मुझे वो संपादकीय टिप्पणियाँ, अग्रलेख, लेख आदि लिखना सिखाते रहे। इस प्रकार मेरा पढ़ाई का और लिखने का कार्यक्रम चलता रहा। पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात मैंने उनकी प्रेरणा से कम 10,000 लेख, अग्रलेख, टिप्पणियाँ लिखी। अनेक प्रसिद्ध महापुरुषों के, नेताओं के, शिक्षाविदों के इनके साक्षात्कार लिए। छोटा अखबार होते हुए भी इतनी महान हस्तियों के साक्षात्कार लेने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये सब मेरे पिताजी की प्रेरणा और शिक्षा से संपन्न हो सका। अच्छा बाबूजी, जैसे ये अखबार जो है आज़ादी का आंदोलन के समय स्थापित हुआ जी, तो बहुत सारे बाबूजी जो आपके पिताजी हैं जी, उनको जेल भी जाना पड़ा। हाँ, तो वे स्वतंत्रता आंदोलनकारी हुए। वो मैं आपको बताता हूँ जी।
वो छात्र जीवन से उस समय अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन था, गांधी जी का आंदोलन था, हमारे पिताजी भी उस आंदोलन में शरीक हुए। उनके साथ कामरेड के अशोक, कामरेड हनीफ, डॉक्टर बाबूराम गर्ग आदि अनेक कुछ लोगों के नाम विस्मृत हो रहे हैं, वो सब जेल यात्रा में गए। अच्छा बाबूजी, जैसे आपके पिताजी जेल में गए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो जैसा उनका आप जिक्र कर रहे हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, एक गर्व की अनुभूति हो रही है। तो जैसे आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जी, और देश की आज़ादी में उनका तुल्य योगदान रहा है, तो कैसा महसूस होता है? गौरवान्वित महसूस तो करते होंगे आप? नहीं, मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ जी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब इंदिरा जी ने जी स्वाधीनता सेनानियों को पुरस्कृत करने के लिए ताम्रपत्रों का वितरण किया जी, तो हमारे पिताजी ने और रमेश जी थे वकील साहब, वो और कुछ लोग और थे, उन्होंने स्वीकार कर दिया। पिताजी ने कहा कि हम लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े, किसी लाभ के लिए, किसी प्रमाण पत्र के लिए नहीं लड़े। इसलिए पिताजी ने जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, उनके साथ के कई सहयोगियों ने भी निस्वार्थ भाव से भाग लिया, उसकी मुझे प्रसन्नता है और उससे मैं गौरवान्वित भी हूँ। उन्होंने साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने आंदोलन में भाग लेने के एवज में किसी प्रकार का कोई लाभ, कोई कोटा, कोई परमिट, कोई लाइसेंस, इवन यहाँ तक कि कोई किसी अस्त्र का लाइसेंस तक नहीं लिया। अच्छा बाबूजी, जैसे उस समय बहुत सारे आंदोलन जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं वे घर भी आए होंगे और आप तो शायद उस समय बालक होंगे, है ना? तो ऐसा कोई किसी महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ आपका संस्मरण जुड़ा हुआ हो जो आप बताना चाहो कि भाई वो मेरे घर आए हैं? जैसे कोई भी महान स्वतंत्रता सेनानी, जैसे मुजफ्फरनगर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत बार आए हैं, जो देश के क्या संसार के महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम गिनती होती है जिनकी। ये ऐसा है, राजा महेंद्र प्रताप जी हमारे यहाँ पधारे, उस समय बाल अवस्था थी जी। राजा जी ने जाके काबुल में निर्वासित सरकार बनाई। यहाँ 1947 के बाद या उससे पहले जो उनकी राष्ट्र भक्ति की गतिविधियाँ थी वो अधिकांश रूप से बाहर ही रही, लेकिन जैसे चौधरी चरण सिंह जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी आदि जो नेता रहे हैं जिनका संघर्ष है, ये हमारे यहाँ आते रहे, पिताजी के मित्रों में रहे और मुझे उनका दर्शन करने का और उनके बारे में कुछ छापने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने उनका इंटरव्यू आदि भी लिया होगा? हाँ, मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया जी, जिसमें चौधरी साहब का तो जब चौधरी साहब मुजफ्फरनगर और शामली जनपद में आते थे, मैंने कम से कम उनकी 20-22 सभाओं को कवर किया जी। इसी प्रकार सन 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शुक्रताल पधारे थे। उस समय मैं किशोर अवस्था में था, उनकी सभा का भी मैंने कवरेज किया था, रिपोर्टिंग की थी जी। बाद में जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक 2 दिवसीय बैठक मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज में हुई। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी और बड़े बड़े नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी आदि पधारे थे, उसका भी मैंने कवरेज किया। जैसे हम देखते हैं युवा वर्ग को, अगर मैं आज उनसे देश के महान क्रांतिकारियों के नाम पूछूं, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के, तो बताने में वे अक्षम हो जाएंगे। तो ऐसे मुझे भी नहीं ज्ञात, जैसे आप उस समय रहे हो आज़ादी का आंदोलन के बाद, आपने वो काल देखा है कि बहुत सारे महान स्वतंत्र सेनानी मुजफ्फरनगर के जीवित रहे हैं। तो जैसे मुजफ्फरनगर के युवा जान सके कि हमारे ज़िले में ये महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त जिनका देश की आज़ादी में अतुल्य योगदान रहा है, उन पर कुछ के नाम पर प्रकाश डाल सकता हूँ? मैं सबसे पहले तो बाबू सुमत प्रसाद जी
जो सन 1952 के इलेक्शन में जी। एमपी बने थे, उनका नाम लूँगा जी। डॉक्टर बाबूराम गर्ग जी। उन्होंने जिले में कांग्रेस की स्थापना में जी। भाग लिया था। जी। इनके अलावा केशव गुप्ता जी 1928 में अंतरिम सरकार में विधायक चुने गए थे। जी। आज़ादी के बाद भी वो विधायक चुने गए, उनका भी बड़ा स्नेह था। जी बाबू जी, तो जैसे आपने बहुत सारी उस समय जब पत्रकारिता आपने शुरू करी, आप ये तो कंप्यूटर आदि तो थे नहीं, बहुत मुश्किलें आती होंगी, आपने बड़ा लंबा संघर्ष करके अखबार को यहाँ तक लाए हो, तो कैसा महसूस हो रहा आपने इतनी लंबी यात्रा की है पत्रकारिता के क्षेत्र में? मैं थोड़ा सा इस टेक्निक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जी। जब मैं किशोर अवस्था में या बाल अवस्था में था जी, तो ये अखबार उर्दू में छपता था। जी। 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 तो एक उबैदुल्ला जी। राजी नाम के कातिब थे। जी। वो हमारे घर आते थे। जी। पहले टेक्निक ये थी कि वो कागज़ पर, एक विशेष कागज़ पर वो लिखा जाता था। जी। उस कागज़ को फिर एक विशेष पत्थर के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता था। ट्रांसफ़र करके फिर उस पत्थर पर हाथ से ही इंक लगाई जाती थी। जी। और एक मशीन थी, उसे मशीन तो कहना ज़रा अच्छा नहीं लगता। जी। उस पत्थर पर फिर एक एक कागज़ रख के जी। दबाव डाल के छापा जाता था। बड़ा कठिन कार्य था। और जो मशीन चलाता था उसको कलकश कहा जाता था। जी। एक दिन में बड़ी मुश्किल से 5 या 700 प्रिंट हो पाते थे। वहाँ से मैंने प्रेस की टेक्निक को सीखा। जी। उसके पश्चात फिर कंपोजिंग का काल शुरू हुआ। हाथ से कंपोज किया जाता था। मेटल का टाइप कई कई खानों में डाला जाता था। उसे एक स्टिक में रखा जाता था। स्टिक में रख के उसे कंपोज करके फिर कॉलम का सेटिंग किया जाता था। कॉलम का सेट करने के बाद में उसका प्रूफ लिया जाता था। फिर उस प्रूफ की गलती निकाली जाती थी। अगर उसका कोई चित्र छापना हो तो दिल्ली से या मेरठ से उसका एक ब्लॉक बनवा के लाया जाता था। मुजफ्फरनगर में ब्लॉक की चित्र छापने की कोई सुविधा नहीं थी। मुझे दिल्ली से ब्लॉक मंगवा के फिर सेट करके वो फ़ोटो अखबार में छापा जाता था। इस प्रकार बड़ा कठिन और कष्ट साध्य था। पैर से मशीन चलती थी। तत्पश्चात मशीन में मोटर लगने लगी। फिर ट्रेडल मशीन के बाद में सिलेंडर मशीन आई, जिसमें मशीन वो मोटर से चलती थी और बहुत तेज़ गति से 1 घंटे में 2000-2500 की गति से वो छापती थी। जबकि लिथो प्रणाली में पत्थर से पूरे दिन में 500-700 अखबार छपते थे। इस प्रकार से धीरे 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 प्रेस की प्रगति हुई। बाद में हमने सिलेंडर मशीन लगाई और हमारे पिताजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैंने एक वेब ऑफसेट लगाई। वेब ऑफसेट पर शीट के बजाय पूरी कागज़ की रील चलती थी। वो रील 1 घंटे में 16,000 अखबार छाप के फोल्ड करके गिन के निकालती थी। ये सब कृपा मेरे पिताजी की थी। वैसी ही मशीन सिर्फ जागरण में और अमर उजाले में लगी हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई मशीन देहात अखबार के अलावा नहीं थी। आपने पत्रकारिता अपने पिताजी के ही सानिध्य में सीखी। जी। आपके जीवन पर उनका बहुत भारी प्रभाव भी है। तो ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहें जिससे आने वाली जो अभिभावक हैं वे अपने बच्चों को सिखा सकें, जो आपने अपने पिताजी से बहुत कोई बात सीखी हो, कोई संस्मरण उनके साथ आपका, जैसे उनका वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। हाँ। और देश के पत्रकार भी रहे हैं। देश की आज़ादी में उनका तुल्य योगदान है, समाज में उनका तुल्य योगदान है। और मैं तो उनको बहुत महान व्यक्तियों की श्रेणी मानूंगा, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद कोई पुरस्कार भी स्वीकार नहीं किया, कोई सुविधाएं भी स्वीकार नहीं की। अगर वे स्वीकार करते तो शायद आज मुजफ्फरनगर के बहुत बड़े उद्योगपति भी हो सकते थे। ठीक है ना? तो आपका कहना ठीक है जी। और वो मेरे पिता के साथ साथ मेरे गुरु और पथ प्रदर्शक भी थे और मेरे आदर्श भी थे। मुझे याद है पंडित कमलापति त्रिपाठी
उनके परम मित्र थे। जी। पंडित कमलापति त्रिपाठी 1952 के इलेक्शन से कुछ समय पूर्व मुजफ्फरनगर गंग नहर डाक बंगले पर पधारे और पिताजी को उन्होंने बुलाया और ये कहा कि हम तुम्हें कांदरा क्षेत्र से एमएलए का कांग्रेस का टिकट देते हैं। फिर हमारे पिताजी ने कहा कि मैं तो गांधी जी के आह्वान पर 1948 में कांग्रेस छोड़ चुका हूँ। मैंने किसी प्रकार का आवेदन एमएलए के लिए नहीं किया है। आप मुझे इस बंधन में क्यों बांधना चाहते हैं? उस समय एलम गांव के मास्टर श्रीचंद जी जो देहात को समाचार आदि लेख वगैरह भेजते थे वो भी उपस्थित थे। उन्होंने पिताश्री से किया, जब पंडित जी आपको एमएलए का टिकट का प्रपोज़ल कर रहे हैं तो ये, और आप इस टिकट को लेना नहीं चाहते तो ये टिकट मुझे ही दिलवा दो। पिताजी ने पंडित जी से कहा और मास्टर श्रीचंद जी को कांग्रेस का टिकट मिला। बहुत सज्जन पुरुष, महान पुरुष थे और वो विधायक निर्वाचित हुए। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। आज तो टिकट के लिए मारामारी मची हुई है, परंतु आपने के तो घर ही टिकट चल कर आपने छोड़ दिया जी। और आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका जो पूरे भारतवर्ष के महान नेता रहे हैं, परंतु हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उस भूमि में हैं जहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि और संघर्ष भूमि रही है। जी जी। आपने उनके साथ भी बहुत सारा इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारी पत्रकारिता की है। जी जी। उनकी कोई ऐसा संस्मरण आपके पास हो जो हमें आप बताना चाहें? हाँ, चौधरी साहब की बात है। चौधरी साहब एक बार पिताजी के आह्वान पर हमारे यहाँ पधारे जी। उस समय अतिथि नियंत्रण कानून लगा हुआ था जी। वो पिताजी का नाम लेके कहने लगे, भाई देखो ये अतिथि नियंत्रण कानून है, कभी मेरे आड़ में आप अपने सारे जानकार लोगों को, रिश्तेदारों को बुला लो। हाँ जी। बहुत सीमित संख्या में लोगों को बुलाना, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये अतिथि नियंत्रण कानून का इन्होंने ही उल्लंघन किया। तो पिताजी ने हमारी माता से कहा कि थोड़े से लोगों का भोजन स्वयं बनाओ जी। उन्होंने 20-30 लोगों का भोजन बनाया। बड़े प्रेम से चौधरी साहब ने भोजन किया। चूँकि वो अधिकांश रूप से लखनऊ रहते थे जी। और उन्होंने विशेष रूप से ये कहा कि उड़द की दाल तो मैं खाता नहीं, अरहर की खाऊंगा। कभी ऐसा ना हो अपने हिसाब से उड़द की दाल ही बनवा दो, तो मेरा ध्यान रखना। हमारी माता जी ने दोनों तरह की दाल, सब्जी वगैरह बनवाई, खीर बनवाई जी। उन्होंने बड़े प्रेम से खाई। एक चौधरी साहब की बात मैं ये बताना चाहता हूँ। खीर बनाते हुए कुछ खीर पतीली में लग गई थी, कुछ जलने की थोड़ी सी उसमें खुशबू आने लगी थी जी। तो वो खीर चौधरी साहब ने भी खाई। तो जब पिताजी ने खाई तो पिताजी कहने लगे, भाई ये तो खीर में कुछ बास आ रही है। तो चौधरी साहब हंस के बोले, भाई एक बात सुनो, अगर मैं खीर ना खाता तो इतनी बढ़िया खीर जिसमें पिस्ते बादाम पड़े हुए हैं सब छोड़ देते। तो मैंने तो इसलिए खा ली ताकि मैं खाऊंगा तो सब खाएंगे, इतनी बड़ी खीर मैं कैसे छोड़ता, इसलिए मैंने वो खीर खा ली। ये चौधरी साहब के एक बड़प्पन की बात थी। दूसरी घटना मैं चौधरी साहब की ये बताता हूँ कि वो फरवरी का महीना था जब मैं वाश बेसिन पर उनके हाथ धुलवाने के लिए मैंने पानी डाला तो पानी कुछ ठंडा था। हाँ जी। वो मेरे से बोले, आप किस कक्षा में पढ़ते हो जी? मैंने कहा इंटरमीडिएट में पढ़ता हूँ जी। तो आपको ये नहीं पता कि हाथ धुलाते हुए निवाया पानी, थोड़ा गुनगुना पानी डालना चाहिए ताकि कुछ ठंड का मौका है, कुछ साबुन से उतर जाए जी जी। तो मैं फिर कहने लगे, चलो चलो छोड़ो, ये जाटों के बच्चे पढ़ लिख के भी कुछ नहीं समझ सकते जी जी। ये उन्होंने टिप्पणी की जो मुझे आज तक याद है जी जी। जैसे चौधरी साहब पे आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। हाँ।
आप पे भी आर्य समाज का प्रभाव है। जी जी। तो ऐसा कोई आर्य समाज का संस्मरण हो, जैसे आर्य समाज का भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आर्य समाज का तो कहूँगा, लेकिन एक अगर आप मुझे अनुमति दें जी जी, तो जी, चौधरी साहब की एक घटना संस्मरण में सुनाना चाहता हूँ। चौधरी साहब लखनऊ में जब मुख्यमंत्री थे जी, और माल एवेन्यू में कोठी थी, तो पिताजी उनसे मिलने गए। मैं पिताजी के साथ था जी। उस समय कुछ 2 और नेता थे बड़े, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा जी। वो भी बैठे हुए थे। एक विदेश मंत्री थे मिश्रा जी, बाद में जनता पार्टी के शासन में और विदेश मंत्री बने। एक और सज्जन थे, इस वक्त नाम मेरा। तो इतने में चौधरी साहब आए तो हम लोग बैठे हुए थे। तो चौधरी साहब आके मूढ़े पे बैठ गए। तो मैंने उन्हें देख के मैं उठ के मैंने सीधे जाके उनके चौधरी साहब के चरण छुए और जाके फिर अपने मूढ़े पे बैठ गया। पिताजी से बोले, भाई ये तुम्हारा लड़का है? कि हाँ। मुझसे बोले, तुम इधर से यूँ चक्कर काट के आओ मेरे पास। तो मैं चक्कर काट के उनके पास गया। कहने लगे, देखो ये ऐसा है, तुम तो कुछ पढ़े लिखे बच्चे हो गए। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, ये एटिकेट ये नहीं कहता कि जहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं वहाँ सीधे आप जाओ। आपको मेरे पास आना था तो आप चक्कर काट के इधर से आके क्रॉस करके मेरे पास आते। फिर कहने लगे, तुमने मेरे पैर क्यों छुए? तो मैं चुप हो गया। कहने लगे, बेटा पैर छूने का पहला पात्र तुम्हारी माँ है। और मेरे फिर पिताजी की ओर उन्होंने हाथ से इशारा किया कि पहले ये हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, उसके पश्चात तुम्हारे जो शिक्षक हैं वो हैं। ये 3 लोग पैर छूने के पात्र हैं। और हम तो गंदी राजनीति में उलझे हुए लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, हमारे पैर छूने का तो कोई औचित्य नहीं है। तो ये बात मुझे मरते दम तक चौधरी साहब की याद रहेगी। हाँ, चौधरी साहब मतलब दिल के बड़े सच्चे थे। जैसे हमारे पूर्वज बताते थे, हमारे पिताजी या दादाजी, कि अगर उन्होंने किसी प्रत्याशी को गलत टिकट दे दिया तो वे मन से कह देते थे, भाई मेरे से तो गलती होगी, तुम इसे हरा दो। वो एक घटना मैं आपको बिजनौर की बताना चाहता हूँ। उन प्रत्याशी का नाम तो मैं भूल गया। तो चौधरी साहब उनका चुनाव प्रचार करने के लिए बिजनौर आए। पिताजी के साथ मैं भी बिजनौर गया हुआ था चौधरी साहब की चुनावी सभा में। तो डाक बंगले पर चौधरी साहब रुके हुए थे, पिताजी भी वहीं थे। तो कुछ लोग बिजनौर के आए। बिजनौर के लोग कहने लगे, साहब आपने बहुत गलत आदमी को टिकट दे दिया और उसमें फला गड़बड़ है, फला गड़बड़ है, फला गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा, भाई अब ये तुम मुझे बता रहे हो, तुम्हें तो पता था इन्हें टिकट दिया गया। मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं कोई देवदूत थोड़ी हूँ जो मुझे इस बात की कल्पना होगी। आपको आके मुझे बताना चाहिए था कि आपने गलत टिकट दिया, आपने क्यों नहीं बताया? तो वो लोग चुप हो गए और वो कहने लगे, मुझे तो चुनावी सभा में बोलना है, जाके वहाँ तो मैं बोलूँगा ही। फिर वो चुनावी सभा में गए। बहुत बहुत बड़ी संख्या में चौधरी साहब को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा थी। चौधरी साहब ने बोलना शुरू करा और चौधरी साहब ने जो शब्द कहे मुझे अभी तक याद है। चौधरी साहब ने ये कहा कि देखो, मैं एक साधारण इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। अगर किसी भूल से मैंने किसी गलत आदमी को टिकट दे दिया है तो आप ये ना समझें कि उसी पे आपको ठप्पा लगाना है। जिसे आप ईमानदार समझें, जो आपकी बात को सरकार तक पहुंचाए, जो ईमानदारी से चले, जिसका चरित्र ठीक हो, चाहे वो मेरी अलावा दूसरी पार्टी का भी सदस्य है, उसे वोट देना। अगर मेरे पार्टी का मेरे सिंबल का कोई आदमी गलत टिकट पा गया है, उसको हरगिज वोट मत देना। इसका परिणाम ये हुआ कि एक और सज्जन जो भले आदमी थे वो चुनाव जीत गए और चौधरी साहब की पार्टी का उस वक़्त बीकेडी थी,
जी। बीकेडी का कैंडिडेट हार गया था। ये तो उनकी साफ गोई और एक महान ये नेता उनकी के- साफ गोई थी। और महान नेता तो वे हैं ही। जी जी तो जैसे बाबूजी एक निजी सा सवाल पूछ रहा मैं, जी। मतलब शादी वाला, जैसा आजकल भव्य शादियाँ और बहुत दहेज का प्रचलन हो रहा है। जी जी आपके ज़माने में तो दहेज था नहीं, तो इस पे जैसे आज ये जो शादी भव्य होने लगी हाँ। और लड़की वालों का भी लड़के वालों का भी बहुत खर्च होने लगा, इस पे कोई ऐसा आप कोई कहना चाहेंगे, अपने विचार रखना चाहेंगे? ऐसा है जी 1950 में जी एक सोरम की में सभा हुई थी, जी सरोखा पंचायत की। जी उस सरोखा पंचायत में तय हुआ था कि 5 बाराती जी और 1 रुपया जी स्वीकार होगा। 5 बाराती जाएंगे जी और कन्यादान में दहेज का 1 रुपया जी लिया जाएगा। जी मेरी शादी में मुझे याद है, शामली के पास एक भैंसवाल गांव है, तो हम लोग 5 लोग वहाँ बाराती के रूप में पहुँचे। जी दान में कुछ नहीं लिया और ये कह दिया था कोई पूरी पकवान किसी प्रकार का आडंबर नहीं होगा, और दाल रोटी खा के सप्तशती कर और विधिवत शादी करा के हम लोग वापस लौट गए थे। ये मुझे अभी तक याद है, और उस समय कई साल तक, कई वर्षों तक ये परंपरा चलती रही। बाद में एक दिखावा हुआ, शादियों में बहुत तड़क भड़क होने लगी, बहुत खर्चे होने लगे। पिताजी ने हमेशा अखबार के जरिए व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध किया और मैं भी विरोध करता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बाबूजी महिलाओं की शिक्षा पे बहुत बल दिया, परंतु जब आप अपना वो देखते हो युवावस्था किशोरावस्था में जाते हो, उस टाइम तो महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी नहीं, और आज की स्थिति में जैसे महिलाएं बहुत पढ़ ली हैं तो थोड़ा सा बहुत गुड़ तो अच्छा महसूस तो होता होगा, भाई महिलाएं बहुत आगे आ गई, आज सब पुरुषों के बराबर चल रही हैं। तो महिलाओं की स्थिति पर जो उस समय क्या कहना चाहोगे आप? ये कोई विचार, जैसे वही महिलाओं ने एक बहुत लंबा सफर तय किया नहीं, है। इसमें कोई संदेह नहीं जी लेकिन महिलाओं की शिक्षा का तो बहुत शुरू से प्रचार था। चौधरी साहब भी चाहते थे और तत्कालीन जो भी सुधारवादी नेता थे वो भी चाहते थे, और अब कालांतर में आके जिस प्रकार से हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि सेनाओं में जी जी भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां आ रही हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। और देश के निर्माण में, देश की रक्षा में, देश को बनाने में, देश को शिक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं का है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मैं जब बाबूजी आपके लेख सोशल मीडिया पर पढ़ता हूँ तो उसमें एक सदी हुई आलोचना होती है, बिल्कुल जो आज के पत्रकारों में इतनी वो है नहीं, मतलब, परंतु आप जब आलोचना करते हो तो पढ़ने में मजा आता है। जैसे आप इस विषय पे कुछ प्रकाश डालोगे भाई आलोचक लेखों पे जैसे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो आपकी एक प्रेम है जो आप ये कह रहे हो। जी जी इसका श्रेय ये है कि एक तो जो पिताजी थे जी वो मुझे डिक्टेट कराते थे, क्योंकि वो उर्दूदां थे। जी जी हिंदी की शिक्षा उन्होंने नहीं ली, तो वो डिक्टेट कराते थे, वो बोलते जाते थे, मैं लिखता जाता था। तो एक तो उस समय का जो मेरा हाथ सधा उनका श्रेय है। उसके बाद में बाबू जय नारायण प्रकाश थे, वो उनको भी वो डिक्टेट कराते थे। उनके संरक्षण में उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। तो मेरे साथ में और भी बहुत अच्छे लोग देहात अखबार में काम करते थे। बाबू रामधन जी थे, तुलसी नीलकंठ थे, और कई लोग अच्छे, कई कवि थे। तो वो भी बाद में एक सज्जन अमर उजाला में डिप्टी एडिटर बने और कई अच्छे अच्छे अखबारों में गए, बड़े बड़े अखबारों में गए। तो उन लोगों का भी मुझे सानिध्य मिला, तो इसका श्रेय भी मैं उन्हें देता हूँ। आप दैनिक देहात अखबार को वहाँ से चला के लाए जहाँ अखबार हाथ से छपता था, आपने उसका लंबा सफ़र बताया। आज तो अखबार प्रिंटेड हो रहा है, तो बहुत गौरवान्वित महसूस होते होंगे भाई आज तो अखबार बहुत ऊंचाइयों पे है आपका। नहीं, ये तो है, लेकिन अब अखबार जो है एक मिशन नहीं रहा जी। किसी समय में मिशनरी भावना से अखबार छपता था, अब ये एक व्यवसाय है। जिस तरह से एक कारखाना चलाया जाता है, एक इंडस्ट्री चलाई जाती है, अब तो अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज भी
एक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। जी जी। अखबार चलाने वालों की जी। मजबूरियां हैं। जी जी। फिर भी मिशन के रूप में जो मिशनरी भावना है उसको त्यागना नहीं चाहिए। जी। और बड़ा कंपटीशन का युग है। जी। मुझे इस बात का अफसोस है कि बहुत अच्छे अच्छे अखबार छोटे स्तर के, जिला स्तर के, तहसील स्तर के इस दौड़ में पिछड़ गए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जी जी ठीक नहीं थी। जी। और सरकार ने उन्हें मदद करने से हाथ खींच लिया। तो जैसे बाबूजी ये जो अखबार है दैनिक देहात है, अब आपके बाद जैसे आने वाली पीढ़ियाँ, क्योंकि आपका एक स्वतंत्रता से इतिहास जुड़ा रहा है, अखबार का चलना भी जरूरी है, तो आपके तो शायद एक ही पौत्र है, वो भी भारत अधिक है, तो जी जी जी, तो इसका अखबार का जैसे निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपने क्या मैंने ये कहा था। जी जी। जब उसने ग्रेजुएशन शुरू किया, जी जी, तो मैंने उससे ये कहा कि भाई तुम बीटेक के साथ साथ इसका मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स करो। जी जी जी। तो उसने मास कम्युनिकेशन का और पब्लिक रिलेशन का कोर्स किया हुआ है। जी जी जी। और आज भी वो ही जी समाचार पत्र को जी एडिट करता है। जी। और वो ही सब समाचार डालता है। जी। और संपादकीय टिप्पणी मैं लिखता हूँ। जी जी जी। दैनिक देहात मुजफ्फरनगर के अलावा अन्य शहरों में भी है किसी में जी? अन्य किसी शहर में नहीं है। अन्य किसी शहर में नहीं है। जी। अच्छा, जब भारत पाकिस्तान का बाबूजी बंटवारा हुआ उस समय कितनी उम्र हुई होगी आपकी? उसका मुझे कोई ध्यान नहीं, लेकिन उसके बाद का सन 1948-49 का मुझे याद है। कई घटनाएं मुझे याद हैं। एक आध कोई घटना मैंने देखा टोप वाले, लोहे के टोप लगाए हुए पुलिस वाले राइफल लिए हुए शहर में घूमते थे। जी जी। ये मैंने देखा। जगह जगह चौराहों पर पुलिस लगी हुई थी। मैंने ये भी देखा पिताजी को कर्फ्यू पास मिला हुआ था उस दौरान। जी जी। और कोई कहीं नहीं जाता था। जी। उन्होंने कर्फ्यू पास का लाभ उठा के मोहल्ले वालों को कई चीज़ें जैसे दूध हैं, दवाई हैं, ये मोहल्ले में ला के दी, चूँकि उनके पास कर्फ्यू का पास मिला हुआ था। जी जी। इतना मुझे याद है। अच्छा, मतलब उस वक्त जो तबाही मची है वो तो बताई नहीं जा सकती, इतनी तबाही मची है। हाँ, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा एक हमारे मामा थे जी, तो जिस समय पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान बन गया था भारत का अंग जी, वहाँ से लोग बाग आ रहे थे जी, तो वो पूरियाँ और रोटी और अचार और सब्जी टोकरों में इकट्ठा करके रेलवे स्टेशन पे जाते थे। जी जी। मैं भी उनके साथ जाता था, बहुत छोटा था। जी जी। तो जब ट्रेनें रुकती थी वो उसके पैकेट रोटी के, पूरी के, और इतनी भीड़ थी कि बहुत से लोग ट्रेन के डिब्बों के छत पे बैठे हुए थे। ये सन 47 के कुछ बाद की बात है, जब विभाजन हुआ। जी जी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, उतना मुझे ध्यान है। शहर को, तब शहर बहुत छोटा था मुजफ्फरनगर शहर, आज बहुत बड़ा हो गया। हाँ, तो कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत, इतना बदलाव हो गया। ये जो हमारा मोहल्ला है इसे गाजीवाला कहते हैं। जी जी। नाम तो इसका गाजावाली है, लोग बाग इसे गाजीवाला कहते हैं, शुद्ध तो इसका गाजा जी जी गाजीवाला है। जी जी। तो यहाँ एक पुलिया है। जी जी। पुलिया के बाद ये कच्ची सड़क थी बिल्कुल, जो जाके रेलवे फाटक पे मिलती थी। जी। दाएं साइड में पुलिया के एक कब्रिस्तान था तेलियों का। जी। और बाएं साइड में 2-3 कच्चे मकान थे, और बझेड़ी रथेड़ी के रेलवे पुल तक कई किलोमीटर तक दोनों साइड में खेत ही खेत थे। जी। पुलिया से खड़े होके कभी कभी रेल का इंजन की आवाज़ सुनाई देती थी। यहाँ कुछ नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। जी जी। बिल्कुल खाली था। इसी प्रकार ये जिला अस्पताल के आगे तक, जहाँ रेल का फाटक है, कोई आबादी नहीं थी। जी जी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मंडी भी बहुत सीमित थी, कोई आबादी नहीं थी। जी। बहुत कम आबादी थी, सारी आबादी, नई नई कॉलोनी मेरे सामने तामीर हुई। जी जी जी।
मित्रों, मैंने आज बाबूजी श्री गोविंद वर्मा जी के सानिध्य में बैठकर उनसे कुछ संस्मरण जानने की कोशिश की। उनके पास संस्मरणों का अथाह भंडार है। मात्र 30 मिनट में या 15 मिनट में जो उनके पास वर्षों का अनुभव है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। सहज के बस हम उनको ऐसा है सहज कर रख सकते हैं, और हम फिर दोबारा इनके पास आएंगे, इनके संस्मरणों को, अनुभवों को फिर सुनेंगे। ऐसे बहुत सारे विद्वान हमारे आसपास रहते हैं, उनके संस्मरण और अनुभव लाना, आप तक पहुंचाना, ये भी हमने कार्य शुरू किया है। अभी हमने हाल ही में गुरुकुल पर ब्लॉग बनाने शुरू किए हैं। तो कई दिन से मेरे और छोटे भाई संदीप रोध्या के मन में विचार आ रहा था कि भाई मुजफ्फरनगर के आसपास या मुजफ्फरनगर सिटी में, खतौली सिटी में या मेरठ में बहुत सारे विद्वान रह रहे हैं जिनका देश की आज़ादी से, देश निर्माण में बहुत अतुल्य योगदान है। उनके विचार, उनके संस्मरण, उनके अनुभव हम आप तक पहुँचा सके, तो एक नया कार्य हमने शुरुआत किया है। और सबसे पहले हमने जिनका देश की आज़ादी में योगदान रहा है, जिनके पिताजी कई बार जेल में गए हैं, और दैनिक इतिहास अखबार जो सन 1936 में आज़ादी के आंदोलन के समय जिसने छपना शुरू किया, क्योंकि उस समय अधिकतर अखबार लाहौर में छपा करते थे और यहाँ तक आने में उनको बहुत देर हो जाया करती थी। उस समस्या से निपटारा दिलाने के लिए बाबूजी के पिताजी ने अखबार शुरू किया, दैनिक इतिहास, जो 1936 से लेकर आज तक अनुरत चला रहा है। इनके पास ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं जिसके विषय में इनके पास संस्मरण नहीं है। और ऐसे मुजफ्फरनगर सिटी में और मेरठ सिटी में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विद्वान रह रहे हैं। और हमारा दोनों भाइयों का यही है कि हम आगे हर आपको 10वें दिन 15वें दिन उनसे परिचय कराएंगे, उनके अनुभव, उनके संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आप हम पे आशीर्वाद बनाएं और हमें थोड़ा सा आप प्रोत्साहन दें। प्रोत्साहन के रूप में क्या है भाई, हमारे जो है सभी कर रहे हैं, लाइक शेयर बढ़ाओ, जिससे हमारा चैनल भी थोड़ा सा, हमने जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे शुरुआत की है, ये आगे बढ़े, थोड़ा सा हम में जोश आए, और हम आपका आशीर्वाद जरूर मिलता रहना चाहिए। हम गुरुकुल पे ब्लॉग और विद्वानों के इंटरव्यू आपके सामने सप्ताह में, महीने में जरूर प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सुधीर आर्य और अपने छोटे भाई संदीप रोध्या के साथ आपसे अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।